रूढ़िवाद गांव में पत्नी को गांव के खिलाफ जाके इज्जत देने वाला पति। बोल बोल करेगा दोबारा ऐसी हरकत? सूखा हुआ ककड़ी कहीं का, मार कर बना दूंगा तुझे लकड़ी, समझा? सौरभ कार्तिक को कॉलेज के बाहर बहुत बेरहमी से मार रहा था। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे और मत मारो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। छोड़ो बाबा, मर जाएगा वो, छोड़ो उसे। सेजल कार्तिक को सौरभ से बचाती है। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? उसने मुझे ही कहा था ना, तुम्हारा क्या चाह रहा है? अगर तुम्हारी इज्जत की बात आएगी ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी इज्जत और तुम हो। अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे बाबा ठीक है, चलो अब गुस्सा थूको, तुम जाओ अपने ऑफिस, मुझे भी कॉलेज का लेक्चर अटेंड करना है। हाँ हाँ ठीक है, संभल कर जाना और अपना ध्यान रखना। सौरभ काम पर चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। और फिर रात को जब सौरभ स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है तभी कृष्ण प्रसाद का फोन आता है। क्या हुआ? कब तक शहर में रहने का ख्याल है? गांव नहीं आना है क्या? नहीं पापा, आ रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाऊंगा। जल्दी आ, तेरी शादी करवानी है, तेरी उम्र हो गई है। इस गांव में तेरी उम्र के लड़कों के 2-2 बच्चे हो जाते हैं। हाँ ठीक है पापा, आता हूँ। सौरभ फोन रख देता है और सोचता है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं इस बात को ज्यादा दिन तक नहीं टाल सकता, कल सेजल के घर जाऊंगा। ये सोचकर सौरभ अपने कमरे में जाकर सो जाता है और अगले दिन सेजल के घर पहुंचता है। अरे सौरभ बेटा, तू तो सेजल का फ्रेंड है ना? जी आंटी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, सेजल कमरे में बैठी है, मिल ले उससे। सौरभ सेजल के कमरे में जाता है जहाँ सेजल जीन्स टॉप पहनकर तैयार हो रही होती है। अरे सौरभ, तुम यहाँ मेरे घर पागल हो गए हो क्या? क्या काम था? देखो, बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हें पता है मेरे घर वालों का स्वभाव, अगर उनसे पूछने गया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, वो तुम्हें गांव उठा ले जाएंगे, इसलिए हमें बिना बताई शादी करनी पड़ेगी। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अचानक? तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं ज्यादा दिन तक नहीं टाल सकता, हम आज ही मंदिर में शादी करेंगे। ठीक है, मैं अभी मम्मी पापा को बताती हूँ। सेजल सौरभ के साथ नीचे आती है और अपने माता पिता को सच्चाई बताती है। अरे क्या सच्ची? सच में मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन इस तरह अचानक? पहले लड़के के माँ बाप से मिलाओ। मेरे माता पिता बहुत सख्त हैं और गांव में रहते हैं, जब तक आप मिलेंगे तब तक देर हो जाएगी। आप भरोसा कीजिए, मैं सेजल को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। ठीक है बेटा, हम तुझे 3 साल से देख रहे हैं, हमें तुझ पर भरोसा है। सेजल और परिवार वालों की सहमति और सौरभ के फैसले से सेजल और सौरभ मंदिर में शादी कर लेते हैं। चलो अब हमें गांव भी जाना है। अगर हम गांव नहीं जाएं तो? नहीं, हमें तुम्हारे घर वालों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ बेटा, शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है। इस तरह सेजल अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर सौरभ के साथ ससुराल जाने के लिए बस में बैठकर रवाना होती है। कुछ घंटों में अपने गांव पहुंचते हैं, तभी बस रुक जाती है। ये क्या भैया, आपने अचानक बस क्यों रोक दी? इस गांव में इस जगह के आगे बस नहीं जाती। लेकिन अंकल, अभी तो हमारा घर बहुत दूर है। अरे बेटा, तुम यहाँ से रिक्शा लेकर पैदल चले जाओ, आगे बस ले गए तो गांव वाले पकड़ कर मारेंगे। बस कंडक्टर की बात सुनकर सूट पहने, गले में वरमाला डाले सेजल और सौरभ बस से उतरकर पैदल घर जाने लगते हैं। हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है, शहर में तो इतनी नहीं थी। हाँ, बहुत धूप लग रही है। ज्यादा गर्मी लग रही है तो मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? अरे ऐसे मजाक मत करो। सेजल और सौरभ बातें करते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं, तभी गांव के लोग देख लेते हैं। अरे अरे, ये तो वृषभानु जी का पोता है, ये शहर की लड़की भगाकर शादी कर लाया। अरे हाय तौबा तौबा तौबा, ये क्या अपनी पत्नी के साथ बाहों में बाहें डाले आ रहा है? इसकी पत्नी ने तो घूंघट भी नहीं किया है। अरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और हर गली में ताने मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम इन सब पर ध्यान मत दो, मैं हूं ना। हे राम राम, ये क्या हो गया? बिना बताए शादी कर ली। तानों का सामना करते हुए दोनों घर पहुंचते हैं, जहां कृष्ण प्रसाद तलवार लेकर चौखट पर बैठता है। आने दो दोनों को, बताता हूँ घर में कैसे आते हैं, इज्जत मिट्टी में मिला दी। जी जी, वो दोनों आ गए। अश्विनी की बात सुनकर कृष्ण प्रसाद गुस्से में आगे बढ़ता है। रुक जाओ वहीं पर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, इस लड़की के साथ तुम्हें इस घर में नहीं आने देंगे। अरे बेटा, तूने मेरी नाक कटवा दी, क्या यही संस्कार दिए थे? देवर जी, शादी करनी थी तो गांव की लड़की से करते, ये शहर वाली क्यों? आज तक हम बिना पल्लू के बड़ों के सामने नहीं आए और ये बिना साड़ी पूरे गांव में घूम रही है। इस लड़की में कोई संस्कार नहीं, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसी शहर की लड़कियां पता नहीं कितनों के साथ घूमती हैं। अब मेरे भाई को फंसा लिया, न जाने कहां कहां मुंह मारा होगा। नीरज की बात सुनकर सौरभ का गुस्सा फूटता है। बस कीजिए भैया, बहुत सुन लिया,
मैं अब सेजल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे बस कर सौरभ, मैं तो उससे बड़ा हूं, ऐसी लड़कियां सिर्फ धोखा देती हैं। शादी मैंने की है, मैं संभाल लूंगा। मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप लोगों से मेरी पत्नी की बेइज्जती करवाने नहीं आया हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं? सेजल सौरभ को समझाती है और वहीं घर के लोग आपस में बातें शुरू करते हैं। अगर ये चला गया तो बदनामी होगी। अरे शायद इन्हें घर में रख लेना ही सही है। पापा जी, इन्हें अंदर आने दीजिए, बाहर जितनी देर रहेंगे उतनी बदनामी होगी। घर वाले अपनी इज्जत का सोचकर रिश्ता मान लेते हैं और अश्विनी गृह प्रवेश करवाती है। बेटी, दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। अगर शहर की देवरानी इस गांव में रही तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बहू पर ही ज्यादा अत्याचार बढ़ जाए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये खुद घर छोड़कर भाग जाए। ये सोचकर निहारिका और अनामिका से बात करती हैं और कुमकुम की थाल लेकर सेजल के सामने रखती हैं। रुको, ये लो कुमकुम, इसमें पैर रख कर आना। सेजल कुमकुम में पैर रखती है। अरे तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सेजल गृह प्रवेश करती है और सभी के आशीर्वाद लेती है। बहू, मेरे साथ कमरे में चल। सेजल कमरे में जाती है और तभी अश्विनी थाल में रखी एक भारी साड़ी उसे देती है। ये घर परंपरावादी है, यहाँ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। हमारी बहुएं घूंघट रखती है, तुझे भी रखना होगा। हाँ, जब शादी की है तो अब जिम्मेदारी अभी निभाओ, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ ना हो। जी मम्मी जी, आज से मैं साड़ी पहनूंगी और घूंघट भी लूंगी। सेजल की बात सुनकर सब बाहर चले जाते हैं और सेजल साड़ी पहनती है। कुछ देर बाद सौरभ कमरे में आता है। अरे वाह, जीन्स पहनने वाली लड़की आज साड़ी में कैसे? ओहो, तुम्हारे घर वालों ने कहा था ना, इसलिए पहन ली। ये क्या, तुम्हारे पैरों से तो खून कैसे निकल रहा है? नहीं नहीं, ये तो बस कुमकुम आलता है, घबराहट में फैल गया। अच्छा ठीक है, रात काफी हो गई है, सो जाओ। हाँ, बस सो ही रही हूँ। सेजल बिस्तर पर लेट जाती है और सौरभ लाइट बंद करने जाता है। तभी नजर पैरों पर पड़ती है। ये क्या, सेजल के पैरों में आल तक टपक कैसे रहा है? सौरभ पास जाकर पैर देखता है। अरे ये तो खून है। सेजल ने मुझसे झूठ क्यों कहा? पहले दवाई लगा देता हूँ। सौरभ दवाई लगाकर पट्टी करता है और सो जाता है। और फिर अगली सुबह, मेरे पैरों में पट्टी किसने की? तुम्हारे पैरों में चोट लगी थी और तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कैसे लगी चोट, ये बताओ। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? ये चोट इन्हीं के परिवार वालों के जानबूझकर आलते की थाली में कांच डालने की वजह से हुआ है। क्या सोच रही हो? वो मेरे से गलती से ठोकर लग गई थी, बस इस वजह से। अच्छा, मैं जा रही हूँ नहाने। इतना कहकर सेजल बिस्तर से उठती है और नहा धोकर तैयार होकर हॉल में पहुंचती है। राम राम, ये क्या देख लिया? अरे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? क्या हो गया? कहीं उन्होंने आतंकवादी देख लिया क्या, जो मरने की बात कर रहे हैं? सेजल ये सोच ही रही होती है कि तभी निहारिका घूंघट लिए पास आती है। पापा जी, आतंकवादी नहीं बल्कि बिना पल्लू के तुम्हें देखकर खास रहे हैं। जल्दी से पल्लू लो, हमारे घर की बहुएं बिना पल्लू के नहीं रहती। क्या? लेकिन क्यों? निहारिका तुरंत घूंघट खींच देती है। चाहे कुछ भी हो जाए, पल्लू नहीं हटना चाहिए। इस घर में हर छोटी बड़ी परंपरा मानी जाती है। सेजल दुविधा में रसोई की तरफ जाती है। बहू, ध्यान रखना, रसोई का हर काम सावधानी से करना। पहली रसोई में प्याज लहसुन नहीं बनता। ठीक है, नहीं डालूंगी। मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करना, सब हाथ से बनाना। बहू, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरा गांव आएगा। क्या, पूरा गांव? हाँ, अब जल्दी तैयारी करो, वक्त बर्बाद मत करो। इतना कहकर अश्विनी चली जाती है और सेजल काम शुरू करती है। इतना सारा खाना कैसे बनाऊं? घूंघट में मुश्किल हो रही है और इतने सारे लोगों के लिए मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया। क्या मुसीबत है। एक तरफ से सेजल सभी के लिए रसोई में खाना बना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ, आज बहू की पहली रसोई है, देखते हैं क्या करती है। अरे शहर की भाग कर आई लड़की क्या खाक अच्छा खाना बनाएगी। सभी पहली रसोई की चर्चा कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से सिलबट्टे पर सेजल मसाला पीस रही थी। हे भगवान, मेरे हाथ, आज तक मैंने इन हाथों से कलम के अलावा कुछ नहीं पकड़ा और आज मसाले पीसने पड़ रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं मेरे। सेजल घूंघट में गर्मी सहते हुए खाना बनाती है और कुछ ही देर में सभी गांव वालों के साथ घर वालों को खाना खिलाती है। खाना बहुत स्वादिष्ट है। अरे सोचा नहीं था इतना अच्छा बनाएगी। अरे बहू, तुमने गुस्सा शांत कर दिया, ऐसे ही परंपरा निभाना। भाभी, बहुत टेस्टी खाना है। इतना अच्छा खाना हम भी नहीं बनाते। सच में कमाल कर दिया। अरे सच में विश्वानु जी, आपकी बहू के हाथों का खाना खाकर तो मन तृप्त हो गए हम तो। सेजल, तुम खड़ी क्यों हो? हम सबके साथ बैठकर खाना खाओ। बहू सबके बाद खाएगी, यही रिवाज है। अरे लेकिन
रहने दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सेजल सबको खाना खिलाती है और बाद में किचन में जाती है। बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खा लेती हूँ। सेजल बर्तन खोलकर देखती है तो सारे खाली होते हैं। ये क्या, सारा खाना खत्म हो गया? अरे देवरानी जी, ये तो रोज का ही खेल है, चिंता मत करो, रात को फिर खाना बन जाएगा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। एक दिन खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, ये परंपरा है। बड़ों और पति के बाद ही बहुएं खाती हैं। क्या पहले पेट भरना है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। सेजल चुपचाप काम में लग जाती है और धीरे धीरे पूरा दिन बीतता है और सेजल जिम्मेदारियां संभालने लगती है। फिर रात में सेजल सभी को खाना परोस रही थी तभी। ये लीजिए पापा जी, सब्जी। हाँ बहू, यहाँ रख दो। अचानक सेजल मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ दौड़ती है। अरे भाभी को क्या हो गया? लगता है उल्टी हो रही है, मैं देखता हूँ। सौरभ वॉशरूम में जाता है जहाँ सेजल उल्टी कर रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी एसिडिटी हो गई। क्यों, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? मैंने सोचा सबको खिला लूं। मम्मी ने कहा था सबके बाद खाना, लेकिन खाना खत्म हो गया। ये कैसी बात है? तुम पूरे दिन भूखी रहो और काम करती रहो। मैं अभी सबको बताता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सौरभ सेजल का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आता है। माँ, आपने सेजल को खाना खाने से मना किया था। हाँ, और नहीं तो क्या, तेरे बिना खा लेगी क्या? अगर मैं पूरी रात घर ना आऊँ तो क्या ये भूखी रहेगी? देवर जी, रस्में ऐसी चलती है, हम भी भूखे रहते हैं। तो ये आपकी गलती है। ये कोई नियम नहीं है कि पति नहीं खाए तो पत्नी भी नहीं खाए। नियम ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो पति काम न करे तो पत्नी क्यों करे? देखिए, आपको जो मानना है मानिए, लेकिन आज के बाद ऐसे नियम सेजल नहीं मानेगी। मैं रहूं या ना रहूं, भूख लगेगी तो सेजल खाना खाएगी। सौरभ सेजल को लेकर कमरे में चला जाता है और उसे खाना खिलाने लगता है वहीं हॉल में। ये देवर जी अपनी नई नवेली पत्नी के लिए कितना चिक चिक कर रहे हैं। वही तो, हमारे पति तो हमें ही चुप करा देते हैं। खैर छोड़ो, 4 दिन की चांदनी, फिर तो अंधेरी रात ही है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे से सेजल जैसे जैसे अपने ससुराल में एडजस्ट करती है। और फिर एक दिन जब सेजल किचन में चाय बना रही थी तो ये घूंघट की वजह से कुछ दिखता ही नहीं, पता नहीं कब तक रखना पड़ेगा। तभी सेजल की दोनों जेठानियां कपड़े लेकर आती हैं। ये लीजिए देवरानी जी, ये सारे कपड़े धो दीजिए और एक एक कपड़ा ध्यान से धोना। ठीक है जेठानी जी, मैं धो देती हूँ। सेजल कपड़े लेकर धोने जाती है। अरे यहाँ तो वॉशिंग मशीन ही नहीं है। तभी आयुष आता है। क्या हुआ भाभी, कपड़े धो रही हैं? हाँ देवर जी। ये मेरे भी कपड़े हैं, इन्हें भी धो दीजिए। यहाँ वॉशिंग मशीन यूज नहीं होती, वो परंपराओं को मानते हैं। मशीन से धुले कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इतना कहकर आयुष चला जाता है और सेजल हाथों से कपड़े धोने लगती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? कभी मसाले पीसो तो कभी कपड़े धो, काम ही खत्म नहीं होते। सेजल सारे कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। वहीं हॉल में जब सभी को पता चलता है तो क्या बहू छत पर चली गई? अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी नाक कटवाओगे? बहू बिना बताए गई थी, मैं लेकर आती हूँ। अश्विनी छत पर जाकर सेजल का हाथ पकड़कर नीचे लाती है। बहू, हमारे घर की बहुएं अकेले छत पर नहीं जाती, और बिना घूंघट के तो बिल्कुल नहीं। आगे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी। सेजल कमरे में आकर बैठ जाती है। समझ नहीं आता ये लोग परंपरावादी है या सतयुग के रहने वाले। हर बात में घूंघट ही चाहिए। कभी सर कट जाएगा, फिर भी बोलेंगे बहू घूंघट ले लो। हद है, आप छत पर भी नहीं जा सकते। इसी तरह फिर शाम को सभी लोग बाहर खटिया डालकर बैठते हैं। अरे जब पूरा गांव साथ बैठे तो बात ही अलग होती है। तभी सेजल और निहारिका आमरस लेकर आती हैं। जैसी सेजल आमरस देने जाती है तो घूंघट की वजह से पैर कुर्सी से टकराता है और गिरते हुए चोट लगती है। मेरा पाँव। सेजल, तुम ठीक हो? अरे ध्यान से नहीं चल सकती हो क्या? सौरभ सेजल को चेयर पर बैठाकर खुद नीचे घुटनों पर बैठकर सेजल के पैर में दवाई लगाने लगता है। आउच, लग रहा है। रुको, धीरे लगाता हूँ। हाय हाय, अरे भैया एक पति पत्नी के पैर छू रहा है। अरे यही संस्कार दिए थे क्या? कैसी बहू है, पति से पैर छुआ रही है। ताने सुनकर सेजल सहम जाती है। आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। जब पत्नी पति के पैर छू सकती है तो पति क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? जो सच है वही कह रहा हूँ। जब स्वयं भगवान शंकर अपनी पत्नी के सामने झुक सकते हैं तो फिर हम इंसान क्यों नहीं? सौरभ की बात सुनते ही सभी का मुंह बंद हो जाता है और सौरभ सेजल को सहारा देकर अंदर ले जाता है। देवर जी चाहे जैसे भी हो, लेकिन अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, और सोच भी कितनी अच्छी है। और एक हमारे पति हैं। ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी? अब क्या तुम्हारे आगे घुटने टेक दूं मैं? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अभिषेक अनामिका को डांट कर कमरे में ले जाता है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें भी सोचने लगती हैं। सौरभ अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखता है। काश मेरे पति भी ऐसे होते। तभी रमेश आता है और लक्ष्मी को थप्पड़ मारता है।
अरे क्या चाहती है तू, मैं तेरे पैरों में झुक जाऊं? अरे सौरभ का क्या है, मर्दानगी तो है नहीं उसके अंदर, और मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं किसी औरत के सामने झुक जाऊं। नहीं नहीं, वो मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था, आइंदा मुंह से किसी और का नाम भी नहीं निकलना चाहिए। चलो मेरे पैर दबाओ। इतना कहकर रमेश बिस्तर पर लेट जाता है और लक्ष्मी उसके पैर दबाने लगती है। इसी तरह गांव के सभी घरों में कोई भी पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं किया करता था, लेकिन पूरे गांव में एक सौरभ ही था जो सेजल को सभी के खिलाफ जाकर इज्जत देता और पलकों पर रखता। इसी तरह एक दिन जब गांव में पंचायत बैठती है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं तो चोर हूँ, इतने महंगे गहने देखकर मेरी नीयत फिसल गई। हाँ, इसमें चोर की क्या गलती है? गलती तो इस औरत की है जिसने इतने महंगे गहने पहने। ये साफ साफ अन्याय है। गहने उसके हैं तो पहनेगी ही, इसमें उसकी क्या गलती? गलती तो चोर की है। निकिता की बात सुनते ही राघव उठकर थप्पड़ मारता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने बोलने की? घर की औरतें जितनी चुप रहे उतनी ही अच्छी लगती हैं। सेजल से रहा नहीं जाता और सेजल खड़ी हो जाती है। रुक जाइए, हमने आपकी हर बात मानी। घूंघट लेने पर इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय के खिलाफ आवाज भी ना उठाए। गलती औरत की कैसे हो सकती है? लो बोल पड़ी कलंगिनी, जब से आई है अब शगुन ही हो रहा है। जो खुद भाग कर आई है वो हमें कैसे खाएगी? क्या सही है और क्या गलत? सेजल की आवाज उठाते ही गांव के सभी लोग एक तरफ हो जाते हैं और सेजल को ताना मारने लगते हैं कि तभी बस कीजिए आप लोग, मेरी पत्नी ने गलत क्या कहा? अरे तेरी पत्नी गलत ही कह रही है। क्या सरपंच का फैसला मायने नहीं रखता? आप सरपंच है लेकिन ये पंचायत है, यहाँ हर किसी की राय जरूरी है। दिक्कत सेजल में नहीं आपकी सोच में है। यहाँ न्याय नहीं बल्कि औरत मर्द देखकर फैसला सुनाया जाता है। आप चुप रहिए, क्या कह रहे हैं? बड़ा आया सभी गांव वालों के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी का साथ देने वाला। मैं सिर्फ इसका नहीं बल्कि न्याय का साथ दे रहा हूँ। सेजल चलो मेरे साथ। सौरभ सेजल का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भैया देखो कैसे पत्नी के लिए लड़ रहा था। अरे जोरू का गुलाम कहीं का, पत्नी के पल्लू से बंद क्यों नहीं जाता? सभी गांव वाले सौरभ के खिलाफ हो जाते हैं और अक्सर अब उसे ताने मारने लगते हैं। वहीं घर पर आपके पति आपकी चाहे कितनी इज्जत कर ले, लेकिन आपके सपने तो पूरे नहीं करवा सकते। हाँ, बेचारी शहर से पढ़ लिख कर आई और गांव में चूल्हा चौका कर रही है। अपनी जेठानियों की बात में उलझकर सेजल पूरा दिन इसी सोच में काट देती है और फिर रात को। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? कल मेरा इंटरव्यू है, लेकिन मैं जॉब नहीं कर सकती। किसने कहा कि तुम जॉब नहीं कर सकती? गांव में कोई औरत बाहर नहीं जाती तो मैं कैसे? अरे लोग क्या कहते हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तो तुम्हारा होगा ना। तुम तैयारी करो इंटरव्यू की, कल मैं तुम्हें ले चलूंगा। अगले दिन सौरभ सेजल का हाथ पकड़कर बिना घूंघट के इंटरव्यू दिलाने ले जाता है कि तभी कहाँ ले जा रहा है बहू को? कहीं नहीं, बस इंटरव्यू दिलाने जॉब के लिए। बहू जॉब करेगी? हमारे गांव में किसी की भी बहू ने जॉब नहीं की आज तक। बहू की इज्जत चार दीवारियों के बीच ही होती है। हाँ, और वैसे भी घर की बहू बाहर जाकर मर्दों के साथ काम नहीं करती। मैं सेजल के सपने आप लोगों की सोच की वजह से अधूरे नहीं छोड़ सकता। सेजल मेरी जिम्मेदारी है और इसकी खुशियां भी। सौरभ सेजल को लेकर घर की दहलीज पार करता है और इंटरव्यू के लिए चला जाता है। शादी के बाद हम कभी बाहर नहीं जा सके। सच में हमने कभी हिम्मत नहीं की। सच, हम सब सहते गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है चुप रहना ही हमारी कमजोरी थी। धीरे धीरे घर की औरतों की सोच बदलने लगती है। वहीं गांव के लोगों को जब ये पता चलता है तो अरे देखो पत्नी का गुलाम इंटरव्यू दिलाने जा रहा है। अरे भैया, पत्नी की कमाई खाएगा। ऐसी औरतों का कोई चरित्र नहीं होता जो लड़के बाहर मर्दों से मिले, और वो असली मर्द नहीं होता जो अपनी पत्नी पर विश्वास न कर सके। घर में पत्नी को कैद करके रखना मर्दानगी नहीं है। ये सारी चीज छत पर खड़ी एक बुजुर्ग औरत भी देखती है। कितने सालों से मैं एक सरपंच की पत्नी होने के बावजूद ये सारी चीज सहती आई हूँ। सिर्फ अपने पति की वजह से चुप रही, पर शायद अब इस गांव की सोच बदलेगी। इस अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलेगा। सौरभ सेजल को इंटरव्यू दिलाता है और उसे जॉब करने की परमिशन देता है। फिर अगले दिन जब सेजल और सौरभ वापस में बात करते हुए घर आ रहे थे तो सच में आज आपकी वजह से ही मैं अपने सपने पूरे कर पा रही हूँ। अरे ये तो मेरा फर्ज है, अब तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी भी मेरी ही है ना। सच में न जाने मैंने कौन से 16 सोमवार के व्रत किए थे कि मुझे आप जैसा सभी गांव वालों के खिलाफ जाकर मेरी इज्जत और केयर करने वाला पति मिला है। सेजल और सौरभ आपस में बातें करते आगे बढ़ रहे थे कि तभी कुछ गांव वालों की नजर सेजल की साड़ी पर लगे पीरियड्स के निशान पर पड़ जाती है। अरे हाय हाय, देखो ऐसी हालत में भी बाहर घुमा रहा है। जरा सी भी शर्म नहीं है इसे। हमारे समय में तो हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे।
ताने सुनकर सेजल हैरान होकर सौरभ की तरफ देखती है। ये लोग अचानक मुझे ताना क्यों मार रहे हैं? सौरभ पीछे देखता है और प्रॉब्लम समझ जाता है। तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं। क्या? लेकिन अभी तो डेट भी नहीं आई थी। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं ऐसे नहीं जा सकती। रिलैक्स करो, ये हर महीने होने वाली चीज है। सौरभ अपनी जैकेट उतारकर सेजल की कमर में बांध देता है। लेकिन इससे तुम्हारी जैकेट खराब हो जाएगी। मेरी जैकेट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। सौरभ सेजल को लेकर घर पहुंचता है। ये सेजल के कमर पर जैकेट क्यों बंधा है? सेजल को पीरियड्स आ गए थे। ऐसी बात है, खुलकर बोलते शर्म नहीं आती? ज्यादा देर यहाँ मत खड़ी रहो, कमरे में जाओ। सेजल चुपचाप कमरे की ओर बढ़ती है, तभी निहारिका रोकती है। बहू, हमारे यहाँ जब किसी लड़की को ऐसा होता है तो वो घर में नहीं रहती। घर के पीछे एक छोटा सा कमरा है, वहीं रहती है। तुम भी वहीं जाओ। निहारिका सेजल को घर के पीछे छोटे से कमरे में ले जाती है, जहाँ टूटे फूटे बिस्तर के साथ न एक ढंग का पंखा था और यहाँ तक कि पूरे घर में मकड़ी के जाले फैले हुए थे। क्या मुझे यहाँ रहना पड़ेगा? परंपरा है, माननी पड़ेगी। निहारिका चली जाती है और सेजल अकेली बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ दुकान पर जाता है। क्या चाहिए? एक सैनिटरी पैड दे दीजिए। शर्म नहीं आती है बोलते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी तो अपनी पत्नी के लिए खरीदते ही होंगे। अरे इतना महंगा हर महीने कौन खरीदे? अरे सिगरेट पर खर्च कर सकते हो लेकिन पत्नी की सेहत पर नहीं। सौरभ ताना मारकर पैड लेकर लौटने लगता है। तभी जब गांव के लोगों की नजर सौरभ के हाथ में सैनिटरी पैड पर पड़ती है तो अरे ऐसे गांव से निकाल देना चाहिए। अरे देखो क्या लेकर जा रहा है, गांव की इज्जत और मान मर्यादा तो सब मिट्टी में मिला दी है इसने। सभी गांव के लोग सौरभ को नफरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं और सभी को अनदेखा करता है और सेजल के लिए चॉकलेट और सैनिटरी पैड लेकर सेजल के पास जाता है। आप मेरे लिए ये लेने गए थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लोगों ने क्या कहा होगा? लोगों को बोलने दो। तुम ये लो चॉकलेट खाओ। वैसे तुम यहाँ क्यों हो मेरे साथ? चलो। मम्मी जी ने मना किया। सौरभ बिना सुने सेजल को अपने कमरे में ले जाता है। अरे कमरे को गंदा करेगा क्या? ये कोई छुआछूत नहीं है, समझे भैया। ऐसी हालत में तो आपको भी भाभी का ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी हालत में मैं अपनी पत्नी के आसपास भी न जाऊं? मैं क्या कोई भी? मुझे लगता है तेरी पत्नी ने तुझ पर कोई काला जादू कर दिया है। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है। फिर रात में सेजल दर्द से परेशान होती है। तुम सो क्यों नहीं रही हो? पेट दर्द हो रहा है। सौरभ बिना कुछ कहे रसोई में जाता है और चॉकलेट दूध बनाता है। रसोई में क्या कर रहा है? अरे राम राम राम, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अब घर का बेटा रसोई में काम करेगा। इस हालत में आप लोग तो बहुओं को रसोई में आने नहीं दोगे, और फिर मैं किसी और के लिए तो नहीं, बस अपनी पत्नी के लिए तो कर रहा हूँ। इतना कहकर सौरभ चॉकलेट दूध बनाकर सेजल के कमरे में ले जाता है और उसे अपने हाथों से पिलाता है। इसी तरह कुछ दिन सौरभ सेजल की हर एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखता है। फिर एक दिन, ये भीड़ कैसी है? कुछ नहीं, बस लक्ष्मी को पीरियड्स आई है और इन्फेक्शन हो गया है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे? गांव में महिला डॉक्टर है नहीं, अब क्या मर्द डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे? अरे मरती है तो मरने दो। अब क्या मैं अपनी पत्नी का चेकअप एक मर्द से करवाऊंगा? ये कैसी सोच है? लगता है मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर सभी को हटाकर घर के अंदर जाती है जहाँ लक्ष्मी लेटी थी। वो तुरंत लक्ष्मी का इलाज करती है और सभी गांव की औरतों को समझाती है। इतने खतरे में भी गंदे कपड़े, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, हमें संभल कर रहना चाहिए। पैड बहुत महंगे होते हैं। सिगरेट सस्ती होती है क्या? जब मर्द अपनी ख्वाहिशों पर पैसे खर्च कर सकते हैं तो हम अपनी जरूरत पर क्यों नहीं? बीमार हम होते हैं, दर्द हमें होता है, तो ध्यान भी हमें ही रखना होगा। सभी औरतें चुप होकर सेजल की बात सुनती हैं। आज के बाद मैं गलत बात पर चुप नहीं रहूंगी। हम भी अब पैड ही इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे सभी औरतें सेजल के साथ खड़ी हो जाती हैं। फिर एक दिन जब छत पर सभी औरतें अचार सुखा रही होती हैं। लक्ष्मी, तुम चेहरा क्यों छुपा रही हो? कुछ नहीं। सेजल लक्ष्मी का हाथ हटाकर गाल पर निशान देखती है। ये जरूर तुम्हारे पति ने किया है। इसे छुपाने की जरूरत नहीं, और शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने मारा है, उसे शर्म आनी चाहिए। सेजल सभी औरतों की सोच को बदलती है, जिसमें सभी औरतें खुद के लिए आवाज उठाना शुरू करती हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करती हैं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? राजेश निशिता पर जैसे ही हाथ उठाता है, निशिता उसका हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हो गया, अगर हाथ उठाया तो केस कर दूंगी। कहाँ करेगी केस? महिला विभाग केंद्र में। नाम तो सुना ही होगा, इसलिए आइंदा कोशिश भी मत करना। निशिता वहाँ से चली जाती है और राजेश चुप रह जाता है। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगता है। सब उस लड़के की वजह से हो रहा है। घर की बहुएं भी अब जुबान लड़ा रही है। वही तो, कल मेरी ही बहू ने अपने पति को जेल भिजवाने की धमकी दी है। कहीं वो सही ना हो।
धीरे धीरे गांव की अशांति बढ़ती है और इन सब के पीछे का जिम्मेदार सेजल को ठहराया जाता है। अरे आज के बाद घर से बाहर नहीं जाओगी। अचानक क्या हुआ? तेरी वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ है। लेकिन दादाजी। अरे चुप रहो, अब वही होगा जो मैं कहूंगा। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। ये शोर कैसा है? अरे सभी लोग कीर्ति के बच्चे को देखने जा रहे हैं, मैं तो भूल ही गई थी। अरे हाँ, चलो चलो हम लोग भी चलते हैं। पूरे गांव के साथ सेजल का पूरा परिवार भी कीर्ति के घर के बाहर जमा होते हैं। वहां अंदर कीर्ति दर्द से चिल्ला रही होती है। अम्मा, अम्मा, अब नहीं सहन होगा। सब लोग खड़े क्यों हैं? डॉक्टर क्यों नहीं बुला रहे? कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिल रही है, अब क्या होगा? हाँ, और अब किसी मेल डॉक्टर से थोड़ी ना अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता हूँ। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। कितनी गिरी हुई सोच है आप लोगों की। किसी की जान चले जाए तो आपको कोई गम नहीं, और परंपराओं का नाम लेकर बस सबको रोकते रहते हैं। बस बहुत हो गया, अब बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। मैं अब मेरे सामने किसी की जिंदगी खतरे में नहीं जाएगी। सेजल तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और सबके खिलाफ जाकर अंदर जाने लगती है। अरे अगर अंदर गई तो ससुराल में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री मिले या ना मिले, लेकिन मैं एक नर्स हूँ, किसी को मरने नहीं दूंगी। मैं डॉक्टर को अंदर नहीं जाने दूंगा और इस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी सभी औरतें सेजल के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। पहले हमें पार करना होगा। अब बहुत सह लिया हमने। हमारी जान से ज्यादा कोई परंपरा नहीं। हम भी सेजल के साथ हैं। तुम चेकअप करवाओ, देखते हैं कौन रोकता है। सभी औरतें सेजल का साथ देती हैं और सेजल डॉक्टर के साथ अंदर जाती है। कुछ देर के बाद सेजल नवजात बच्चे को लेकर बाहर आती है। गौरव बच्चे को लेने बढ़ता है, तभी सेजल रोक देती है। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, न्याय है। अगर आज डॉक्टर नहीं आता तो ये बच्चा और तुम्हारी पत्नी दोनों नहीं बचते। सेजल सही कह रही है। अपनी बहू को संभालिए, ये गांव बिगाड़ रही है। आज तक हमारे घर की बहू ने तो ये सारी चीज नहीं कही, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी सरपंच जी की पत्नी आगे आती है। बस बहुत हो गया। जिसे आप कलंक कह रहे हैं वह इस गांव की रोशनी है। हमने नहीं कहा, क्योंकि हमारे पति ही हमारी इज्जत नहीं करते थे तो गांव वाले क्या करते। लेकिन सेजल सही कह रही है और मैं भी उसके साथ हूँ। कभी सोचा है इन परंपराओं की वजह से औरतों को क्या सहना पड़ता है? घूंघट में रहना, पढ़ाई ना करना, इलाज तक ना मिलना। अगर लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे तो फीमेल डॉक्टर कहाँ से आएंगी? सरपंच सोच में पड़ जाता है। मुझसे गलती हो गई। आज से ये सब परंपराएं खत्म होंगी। कोई भी औरत पर अत्याचार नहीं करेगा। हर लड़की को पढ़ने का हक होगा। गांव में शांति छा जाती है और सब सहमत होते हैं। और कुछ दिनों बाद ही गांव की हर एक बेटी पढ़ने जाने लगती है। हर एक बहू घूंघट लेना छोड़ देती है और रूढ़वादी परंपराओं से सभी को छुटकारा मिलता है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ जा, और ध्यान से जाना। देखिएगा, एक दिन आपकी बेटी बड़ी होकर ऑफिसर बनेगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना आज भी हम उसी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े होते। नहीं, इन सब के पीछे की वजह मैं नहीं बल्कि सौरभ जी हैं, जिन्होंने गांव वालों, घर वालों के खिलाफ जाकर मुझे इज्जत दी और मेरे फैसलों, मेरी बातों का सम्मान किया। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। इस तरह सेजल अपने पति के साथ और सम्मान की वजह से एक रूढ़िवादी गांव की सोच को बदलने में कामयाब होती है। तो क्या लगता है दोस्तों, गांव वालों के खिलाफ जाकर भी अपनी पत्नी को इज्जत देने का फैसला सही था सौरभ का? आपके हिसाब से क्या सौरभ की तरह हर पति को अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।